हेलो एवरीवन, आज से हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका चैप्टर नंबर 1 है बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अच्छा, इस सीरीज़ में जो हम रेफरेंसेस लेंगे वो लेंगे एनसीईआरटीज़ के और एम लक्ष्मीकांत के। एनसीईआरटीज़ मतलब पॉलिटी की एनसीईआरटीज़ के और एम लक्ष्मीकांत के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पॉलिटी पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि उस समय जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और एक्चुअली में इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट भी कुछ समझने पड़ेंगे। उसके बाद हमें चीज़ें थोड़ा एक फाउंडेशन रेडी हो जाएगा तो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएंगी। तो सबसे पहले 17th सेंचुरी की बात करते हैं। ये जो सीई है इसका मतलब है सेंचुरी। हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटे नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें बहुत डीप में क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो नॉर्मल होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता होता बस, क्योंकि हम चीज़ों को क्रैम करते हैं। तो सीई का मतलब कॉमन एरा होता है। जब ज़ीरो में जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जब हम गिनना शुरू करते हैं तो उसके ज़ीरो के बाद जब भी कोई भी यहाँ पर नंबर्स होंगे ईयर्स के तो उसमें सीई लगा होता है। और जब भी इसके पीछे बी सी ई आ जाएगा या मतलब किसी भी नंबर के आगे बी सी ई आ जाएगा तो बी का मतलब होता है बिफोर, मतलब ज़ीरो से पहले। जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं कि 2500 बी सी की थी, तो मतलब वो ज़ीरो से पहले 2500 ईयर्स पहले की बात हो रही है। तो एक्चुअली में 17th सेंचुरी में क्या चीज़ हुई कि रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया 17th सेंचुरी में। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो इजिप्ट वाला एरिया है और जो पर्शिया वाला एरिया, पर्शिया क्या है, मॉडर्न डे ईरान को हम पर्शिया बोलते हैं, तो पर्शिया वाला एरिया है और इजिप्ट वाला एरिया, यहाँ पर आगे अरब्स। और जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, ये इस्तांबुल वाला एरिया है टर्की में। इसमें उस टाइम पे ओटोमन टर्क्स रहा करते थे और ये ओटोमन टर्क्स की कैपिटल थी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये बहुत ही वर्ल्ड हिस्ट्री के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए, बट क्योंकि हम तो पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं तो मैं चीज़ों में डीप में नहीं जा रही हूँ, बट आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो अभी इस्तांबुल वाले एरिया में जो कॉन्स्टेंटिनोपल कैपिटल थी ओटोमन टर्क्स की, अब वो गिर गई और अरब्स का शासन हो गया इजिप्ट में और पर्शिया में। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, और रेड सी वाले रूट पे कौन आगे थे, इस्लामिक रूलर्स। तो अब बेसिकली हुआ क्या वो हम देखते हैं। अब देखो, यूरोप में उस टाइम पे हाई डिमांड थी किस चीज़ की, इंडिया की टेक्सटाइल की, इंडिया की स्पाइसेस की। तो बेसिकली अब यूरोप वाले तो चाहते हैं कि इंडिया के लिए रास्ता ढूंढा जाए। अब इनका रास्ता बंद क्यों हुआ, क्योंकि ये आ गया हमारा इस्तांबुल वाला एरिया टर्की से, ये लैंड रूट से कनेक्ट करता था। तो यूरोप से अगर इंडिया आना है तो आप इस वाले लैंड रूट से आओगे, राइट, या तो फिर आप शिप में बैठोगे और इस वाले रूट से आके। अब ये बात याद रखिए कि मैं बात कर रही हूँ 17th सेंचुरी की, और उस टाइम पे कोई स्वेज कैनाल नाम की चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर लैंड था तो यहाँ से आएंगे और फिर रेड सी से होते हुए इंडिया तक आ जाते थे लोग। लेकिन उस समय हुआ क्या कि ऑटोमन टर्क्स जो थे वो ख़त्म होते चले गए और यहाँ पर इस वाले इजिप्ट वाले एरिया में और ये जो ईरान वाला एरिया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अरब्स आ गए। और उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ है, ये इस्तांबुल वाले एरिया में, यहाँ पर इसकी कैपिटल फॉल होगी। और जो रेड सी वाला एरिया था वहाँ पे इस्लामिक रूलर्स आ गए। तो बेसिकली इनके संबंध यूरोपियंस के साथ ठीक नहीं थे, तो इनके ऑलमोस्ट रास्ते जो थे वो बंद हो गए। तो अब हुआ क्या, पूरे यूरोप में इस बात पे बहुत ज़्यादा बहस थी कि एक नया रूट इंडिया के लिए खोजा जाए ताकि हमें किसी और को टैक्स ना देना पड़े। बेसिकली टैक्स का इशू आ रहा था। अगर आपको कोई चीज़ कहीं से लेके आनी है और आपको उस पर टैक्स ही इतना ज़्यादा लग रहा है कि आप फिर अपनी मार्केट में उसको बेच ही नहीं पाओगे, तो फिर एक रेस शुरू होती है यूरोप में। और यही रेस है जो इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आएगी और वहीं से इंडिया शायद गुलामी की जंजीरों की तरफ चल पड़ेगा। और इसकी शुरुआत होती है 1498 में जब वास्को डिगामा कैलीकट पहुंचते हैं। इससे पहले आपको पता है कि कोलंबो और बहुत सारे आए थे लेकिन वो भटक गए, फिर वो अमेरिका की तरफ चले गए। और जो कोलंबो ने अमेरिका की खोज करी थी और वहाँ पर फिर ब्रिटिशर्स ने वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स थी उनके ऊपर रूल करना शुरू किया, उसका भी एक कॉन्सेप्ट इसके बीच में आता है, तो ये बात को भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो मेन 1498 में वास्को डिगामा कैलीकट, कैलीकट की लोकेशन याद रखिए, क्योंकि जब तक आपको लोकेशंस नहीं पता है ना तब तक आपको ओवरव्यू नहीं आएगा। ये कैलीकट है इम्पोर्टेंट लोकेशन, कोचीन इम्पोर्टेंट लोकेशन और कैनोर भी एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है। आप इनकी लोकेशंस का ख्याल रखिए। कई बार इन्हें
यूपीएससी ऐसे एग्ज़ाम्स में इनको बिल्कुल रेफरेंस में नॉर्थ टू साउथ प्लेस करने के लिए, साउथ टू नॉर्थ प्लेस करने के लिए ये आ सकते हैं। तो वास्को डी गामा कैलीकट पहुंचा 1498 में। एक अब्दुल मजीद नाम का एक नाविक था, वो ने लेके आया था मेडागास्कर से। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जमूरियन नाम का एक शासक था उस टाइम पे गोवा के एरिया में, और उसने उसका बहुत वेलकम किया, लेकिन वास्को डी गामा ने कुछ खास लेके नहीं आए थे उनके लिए, तो वेस्ट हुआ। अब पोर्टुगीज़ सबसे पहले इंडिया पहुंच चुके थे। वास्को डी गामा ने इंडिया के सी रूट की खोज करी थी। जब मैं छोटी तो मुझे लगता क्वेश्चन पूछते थे कि भारत की खोज किसने करी, वास्को डी गामा, बट बेसिकली भारत था पहले से ही और वो सोने की चिड़िया था। बस एक सी रूट की खोज करी थी वास्को डी गामा ने इंडिया तक। ठीक है, तो फिर कैलीकट में वास्को डी गामा 3 मंथ तक रुका और बहुत सारा शिप में यहाँ से टेक्सटाइल और बहुत सारी चीज़ें लेके चले गए, और बाद में उसको 10 गुना प्राइस पे यूरोप में बेचा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, और फिर धीरे धीरे बाकी सब लोग भी उसकी तरफ आना शुरू हो गए। इम्पॉर्टेंट है, पोर्टुगल की कैपिटल इज़ लिस्बन। एंड बाकी आप ये सी रूट देख लीजिए, ये है स्टेट ऑफ मोजाम्बिक, क्योंकि मेडागास्कर के पास में है। और ये रूट देख लीजिए, ये रेड सी है, और इस टाइम पे कोई स्वेज कैनाल अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है। ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है। और द क्वेश्चन इज़ कि क्या किस तरह से यूरोपियंस इंडिया पहुंचे थे, तो ये कई बार पेपर में आ जाता है कि सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले पोर्टुगीज़ आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर डेन्स आते हैं, और सबसे लास्ट में आते हैं फ्रेंच। सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए और सबसे लास्ट में भी ये इंडिया को छोड़ के गए थे। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही यूरोपियंस यहाँ पर आते रहे, फिर बहुत सारी वॉर्स हुई, बहुत सारा, कभी पोर्टुगीज़ इंग्लिश के बीच में, इंग्लिश फ्रेंच के बीच में, और अल्टीमेटली जो एक सुपीरियर फोर्स निकल के आई वो आते हैं इंग्लिश। क्योंकि हमें पता है कि हमारे ऊपर लगभग 200 सालों तक इंग्लिश लोगों ने यानी अंग्रेज़ों ने शासन किया था। तो एक्चुअली में कारण क्या थे कि उन्होंने क्यों हमारे ऊपर इतने सारे साल राज किए और बाकी यूरोपियंस को पछाड़ के वो आगे आए। इसमें है सुपीरियर आर्म्स, मतलब उनके पास बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी और हथियार अच्छे थे। उनकी मिलिट्री डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। इंडिया में इतना अच्छा डिसिप्लिन नहीं था, जहाँ अलग अलग राजे महाराजा रहा करते थे, उनको कभी सैलरी दी जाती थी, किसी को सैलरी दी जाती थी, किसी को नहीं दी जाती थी। एक डिफरेंट टाइप का फ्यूडलिज्म था। और लीडरशिप बहुत अच्छी थी, क्लाइव, बाकी बहुत सारे जो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, वो एक्सीलेंट लीडर्स थे। और उसके साथ में सेकंड लीडरशिप भी अच्छी थी, जबकि हमारी इंडिया में तो हम क्या कर रहे थे कि खुद के बीच में ही लड़े जा रहे थे। और फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छा था, एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग थी, जबकि अभी तक इंडिया में कोई नेशनलिज्म वाली फीलिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। नेशनलिज्म मतलब इंडिया एज एन होल की। तो फिर धीरे धीरे करके अंग्रेज़ हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर गए। अब बात होती है पॉलिटी की। अब ये बात है 1757 के आसपास की। एक्चुअली में उस टाइम पर इंडियन जो गवर्नमेंट थी, जो महारानी थी इंग्लैंड की, वो ये सोच रहे थे कि क्यों ना इंडिया की गवर्नमेंट को अब कंट्रोल किया जाए। इसका कारण क्या था? कारण था अमेरिकन रेवोल्यूशन। आपको पता है कोलंबो ने अमेरिका की खोज करी, और वहाँ की जो नेटिव ट्राइब्स थी उसके ऊपर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने, जैसे इंडिया गुलाम था वैसे अमेरिका को भी गुलाम बनाया। और बाद में अमेरिका में बहुत जल्दी यानी 1765 में बहुत सारे कारणों की वजह से, जो ऑफकोर्स आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, उसकी वजह से वहाँ पे जो नेटिव्स थे उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनीज़ के ख़िलाफ़ में क्या करा, विद्रोह कर दिया। और वो एक्चुअली में ब्रिटिशर्स ही थे, जो नेटिव बन गए थे वो भी ब्रिटिशर्स ही थे। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाता तोड़ने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट रेवोल्यूशन कर दिया। तो अब बेसिकली हुआ ऐसा था कि इंग्लैंड में ये सोचा जा रहा था कि कहीं इंडिया जैसी इतनी महंगी कॉलोनी, जो हमें बहुत कुछ दे सकती है, जो फुल ऑफ रिसोर्सेज है, इतनी रिच है, वो कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए। तो एक्चुअली में अब क्या होगा, अब होगी कंपनी रूल की शुरुआत। और इसे कंपनी रूल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल शुरू होगा। और ये कैसे शुरू होगा ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। और ये ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वैसे तो वहाँ पर जितने भी थे जो गवर्नर जनरल्स थे, जैसे क्लाइव है या और हैं, वो खुद तो बहुत पैसे कमा रहे थे, लेकिन कंपनी जो थी वो बर्बाद हो रही थी। बंगाल में फेमाइन आने लग पड़ा, तो ये देखने लग पड़े, और अमेरिकन रेवोल्यूशन इसकी एक वजह थी। तो इंग्लैंड में ये सोचा गया कि अब हमें इन्हें रेगुलेट करना पड़ेगा। और फिर रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773
3। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरुआत करेंगे।